हेलो एवरीवन, वेलकम टू फौजी अड्डा। पॉलिटी की आपकी सीरीज है पीवाईक्यू की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो आपका 2021 वाला पेपर है उसका पॉलिटी सेक्शन हम लोग एनालिसिस वीडियो देखेंगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कन्फर्ड ऑन ए हाई कोर्ट। इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सा जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो इसमें आपका रेफरेंस रहने वाला है एम लक्ष्मीकांत, पेज नंबर आपका 34.8। चैप्टर का नाम है आपका हाई कोर्ट। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट के बारे में जो चीजें दी है, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट में आपका क्लियरली ये चीज मेंशन है। इसमें आपका लिखा हुआ है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी। और सिक्स्थ पॉइंट पर जब आप देखते हैं तो वहां आपको अपना आंसर मिलता है, दैट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, ये चीज हो गया। एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट क्या कर सकता है? कंटेम्प्ट अगर कोर्ट का हो तो उस चीज के लिए पनिश कर सकता है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, जो डी ऑप्शन है आपका, पावर टू अलाउ और रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटिशन, ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसका रेफरेंस हम लोग अगर देखेंगे तो ये अपना जो फौजी अड्डा पे हम लोगों ने नोट्स शेयर किए थे आप लोगों के लिए पॉलिटी के, तो उसमें क्लियर लिखा है अपील बाय स्पेशल लीव, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अपीलिएट जो जुरिस्डिक्शन है उसका आपको रेफरेंस मिलेगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 143, इसमें आपको मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर के जो आपके और ये ऑप्शंस है उसमें से लिए गए हैं आपके। तो ये चीज क्लियर है, इसमें आपका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजेंट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अगर ये भी कोई गलत करके आया है तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उसने एग्जाम में। आपका रेफरेंस के लिए है पेज नंबर 7.3 एंड 7.10। यहाँ हम लोग देखेंगे कौन सा आपका डायरेक्टली आपको इसका आंसर मार्क करना था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ओरिजिनली आर्टिकल 19 में इंक्लूड था ये, बट 1978 के 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया आपके कौन सी कैटेगरी से? फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से। बाकी रेफरेंस राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सारा चीजें आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। नोट करेक्ट आप लोगों से पूछा है, मार्क कर लिया करो एग्जाम में। आप लोग जो नोट वाला स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, नोट को आपने मार्क कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपका, ये चीज हम लोगों से पूछी है। इसका पेज नंबर का रेफरेंस आप देखेंगे तो पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत का आपका 26 चैप्टर 11th पेज उसका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका चैप्टर का नाम है। सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में आपको 26.8 पर ये पॉइंट मिलेगा आपका, 26.9 पर आपको ये चीज इसका रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, किसी भी इसका जो एडवाइस देना होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट द प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टू कैटेगरीज, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दूसरा कैटेगरी किसके लिए प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट हो उसके रिगार्डिंग। तो इसमें हम लोगों को क्लियरली मेंशन है इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस कौन सा वाला? ए ऑप्शन वाला आपका, any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to be arise। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे भी सकता है और साथ में रिफ्यूज भी कर सकता है टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट।
ये चीज हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरी बात, द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू प्रेसिडेंट इफ सो आस्क्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो अभी हमने सेम चीज पढ़ी है कि कौन से वाले केस में आपका रिफ्यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस देने से मना कर सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका fourth statement, law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India। तो रेफरेंस है आपका 26.9 वाला, its law is binding on all the courts in India, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में है अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज वेस्टेड विद पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। यहाँ कीवर्ड आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है वो पनिश कर सकता है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसमें आर्टिकल आपका 129 हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 129 होता है जो क्या देता है, इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इट इज सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसके अकॉर्डिंग ये अपना जो कोर्ट का कंटेंट है उसके लिए पनिश कर सकता है। लेकिन जो आपका आर्टिकल 144 है वो क्या स्टेट करता है, यहाँ देखो 29 129 सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 144 है आपका सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसकी एड एडवाइस पर वो लोग काम करेंगे। तो 144 का आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा, इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये है आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। रेफरेंस देख लिया हम लोगों ने, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप देखेंगे इसमें, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि पनिश कर सकता है अपने कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए, ठीक है। ये आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लक्ष्मीकांत का रेफरेंस है, पेज नंबर आपका ऊपर मेंशन है। उसके बाद पूछा गया है आपको इलेक्टोरल कॉलेज किसका, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, उसमें कौन इंक्लूड नहीं है, फिर से आपका नोट वाला कीवर्ड आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पेज नंबर 17.1 आपका प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हम लोगों को ये चीज डायरेक्टली देखने को मिलती है कि कौन कौन इसमें इंक्लूडेड होता है। इलेक्टेड मेंबर आपके बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड वाले मेंबर, याद रहे इलेक्टेड मेंबर, तो इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के, ठीक है ये स्टेटमेंट। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, देखते हैं इसको, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में है ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेकिन हमने तो ये चीज कहीं पढ़ी नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। थर्ड जो इसमें होता है वो होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपकी यूटी है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, हम लोगों से इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, ये फिर से आपका फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप किया है। नोट बीन प्रोवाइडेड टू पर्सन, इसमें फिर से आपका कीवर्ड आ गया नोट वाला, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, फिर इसका रेफरेंस रहेगा पेज नंबर आपका 7.13, 7.13 वाला आपका पेज है, इसके रेफरेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये सारा जितना भी इसमें बातें हुई है सब हुई है आपके आर्टिकल 20 की, ठीक है। आर्टिकल 20 के बारे में ये सारी बातें चली हैं इसमें, उसको एक बार देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, इस चीज को अगर हम देखें आर्टिकल 20 की डेफिनेशन में आपको मिलता है
नो डबल जियोपार्डी में नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस, एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार उसको पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आपकी करेक्ट है, ये हमें राइट मिलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20, जिसका क्लोज है आपका बी, नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, दूसरा दूसरा स्टेटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड वाला स्टेटमेंट, टू एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी लोग अगर कुछ ऐसा आपका कोई क्राइम करता है, उसके बाद वो अपने आप ही उस चीज का विटनेस बनता है, तो उस चीज के लिए हमें क्या मिला है, क्लोज सी है आपका आर्टिकल 20 का क्लोज सी, जिसमें बोला गया है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी पर्सन अक्यूज ऑफ किसी भी ऑफेंस के लिए नॉट कंपेल, उसको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता अपने खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। इसमें आपका एक बहुत ही फेमस केस आप लोगों ने सुना होगा, नंदनी सथापति का केस, सीएम नंदनी का। उसको उनको क्या हुआ था कि करप्शन के चार्जेस के अंडर उनसे पुलिस ने ये सारी चीजें पूछी, लेकिन उन्होंने अपनी ये बताने का सेल्फ कन्विक्शन जो उनका होना था ऑफेंस के लिए, उन अक्यूज ने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरा राइट है, मैं अपने आप के अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकती। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली, ये आपका आर्टिकल इन्वोक हुआ यहाँ आर्टिकल 20, जिसका क्लोज है सी। तो ये चीज भी आपकी करेक्ट है, ये आपको राइट मिलता है। ठीक है, उसके बाद राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज ऑन एन ऑफेंस। इसका सीधा सीधा जो ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आपका दिया है आर्टिकल 20 क्लोज ए का। इसमें आप लोगों से बोला गया है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट। ठीक है, इसका मतलब ही ये हो गया। तो इसको अगर एक बार हम समझे जल्दी से, तो इसका जो रेफरेंस निकलता है उसका मतलब ये है कि जब भी मान लो कोई ऑफेंस करता है कोई, और उस समय वह चीज जो है आपकी वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आती, तो उसके लिए अगर आगे कोई ऐसा लॉ बना दिया जाए कि उसको ऑफेंस कैटेगरी में डाल दिया जाए, तो जिस पर्सन ने वो चीज करी थी, कमिट करी थी, उसको आज के टाइम में आप सजा नहीं दे सकते। एग्जाम्पल अगर इसका लें, एग्जाम्पल आप इसका देखते हो, मानो आज मैंने ये वीडियो बना दिया आपका पीवाईक्यू वाला, कि पॉलिटी के पीवाईक्यू यहाँ से आए हैं आपके सारे, ठीक है। तो कल को अगर गवर्नमेंट ये रूल ले आए कि फ्री में आपने जो इतना क्वालिटी कंटेंट इन बच्चों को दे दिया, जो पॉलिटी के पीवाईक्यू आपने बना दिए अलोंग विद द रेफरेंस की आपका यहाँ से आया है, ठीक है, तो उसके बाद बोल दे कि ये इतना सब कुछ बनाना, ये सारी चीजें करना बच्चों के लिए ये है क्राइम, ठीक है। और वो बोल दिया गया आपका, मान लो नवंबर में गवर्नमेंट ये रूल लाती है, हम वीडियो बनाए हैं, हमने वीडियो बनाया अक्टूबर में, नवंबर में रूल ले आई कि ये चीज है आपकी क्राइम, लेकिन उस चीज के लिए अब मुझे अक्टूबर में की हुई चीज के लिए गवर्नमेंट जो नया रूल नवंबर में लाई है उसके अकॉर्डिंग मुझे पनिश नहीं कर सकती। तो थर्ड जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, यहाँ ये चीज आपकी बात हुई है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा सबको, ठीक है। इसमें फिर रह जाता है आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका आंसर रहने वाला है। अब इसको देखते हैं कैसे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस, ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया। सेकंड जो आपका रहने वाला है ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है, सॉरी मैंने फर्स्ट बोल दिया, राइट, आपका सेकंड रहने वाला है आंसर, टू रिफ्यूज टू गिव हिज, या फिर उसका सैंपल देने के लिए मना कर दे हैंड राइटिंग जो होती है हैंड राइटिंग का, एज ए एविडेंस टू सपोर्ट ए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम। इन सब के चलते, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के चलते उसके पास चुप रहने का अधिकार है, अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनने का अधिकार है। लेकिन जो पुलिस है उसके पास, जो लॉ एजेंसी है उनके पास क्या अधिकार है, however it doesn't extend to compulsory production of material object।
उनके घर की तलाशी भी ले सकती है वो, ठीक है, इसके लिए वो मना नहीं कर सकता इंडिविजुअल। उनका थंब इम्प्रेशन भी ले सकती है, उनका सिग्नेचर भी ले सकती है, ब्लड स्पेसिमेन भी ले सकती है, कुछ नार्को टेस्ट के रिलेटेड कुछ अपने अलग इसके पॉइंट्स है। तो इसमें आप लोगों को सिग्नेचर और ये हैंड राइटिंग का एविडेंस देना पड़ेगा। तो आप लोगों से नोट जो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू ए पर्सन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर। इसमें पूछा गया है डायरेक्टली आपका कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में आपसे चीज पूछी गई है कि कौन सी जगह नहीं होती, तो अर्बन पंचायत नाम की कोई जगह हमने नहीं पढ़ी। इसका रेफरेंस है म्युनिसिपैलिटी वाला चैप्टर, म्युनिसिपैलिटी वाला चैप्टर हो गया, पेज नंबर हो गया आपका 39.2। थ्री टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इसमें बताए हैं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत, दूसरा काउंसिल, तीसरा कॉर्पोरेशन। तो इसमें आंसर जो करेक्ट होगा डी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स has not been conferred on the president of India। फिर से आपका नोट कीवर्ड आ गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस उनके ऊपर कौन सा पावर उनके पास नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए आप रेफर करो आपका पेज नंबर 17.8, 17.14 एंड 34.3, ठीक है। प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है आपका, प्लस एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर है उसमें आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ देखा, डायरेक्टली लिखा है ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट कर दिया, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद है ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन as to disqualification of member of parliament in consultation with the election commission। to decide, इसमें आपका जो कीवर्ड जो यूपीएससी खेल गया आप लोगों के साथ, उसमें आपका डिस्क्रिशन लिख दिया कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ये चीज डिसाइड कर सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी एमपी की। लेकिन इसमें क्या आएगा आपका, वो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है और जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका बी। तीसरा अगर हम स्टेटमेंट देखें, इसका रेफरेंस टू ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन हु हैज बीन पनिश्ड बाय ए कोर्ट मार्शल। अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है, उसको पार्डन करने की जो पावर है वो सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। पार्डनिंग पावर आती है आपकी आर्टिकल 72 के अंडर, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की भी होती है अपनी अलग से, ठीक है। तो ये पार्डन कर सकते हैं, पनिशमेंट या फिर कोई भी सेंटेंस है जो आपका मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दिया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट है टू रिमूव ए जज ऑफ हाई कोर्ट। रिमूवल ऑफ जज कैसे होता है, जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट है आपका बी वाला ऑप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा है। चैप्टर है आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज वाला चैप्टर, आपको रेफर करना है। पेज नंबर आपका चैप्टर नंबर है 23, पेज नंबर 23 का सेकेंड पेज और थर्ड पेज पर आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आपका 2022 में भी इसमें से आया था, 2021 का आज हम लोग देखते हैं, तो इसमें भी आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा। 15 लोकसभा से, 10 आपके राज्यसभा से बोला है। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसका रेफरेंस। इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपसे करेक्ट वाला पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट तो है आपका रॉन्ग, क्योंकि इसमें 15 और 10 दिया है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि 15 और 7 है, तो फर्स्ट इज द रॉन्ग वन। दूसरा है द फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमेटी। जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर के बारे में बात करेंगे। थर्ड है द मेंबर ऑफ अ कमेटी इज गिवन ए टर्म ऑफ 1 ईयर। इसका रेफरेंस हम लोग अगर यहाँ देखते हैं तो टर्म कितनी
है मेंबर्स की 1 ईयर, ठीक है, ये आपका करेक्ट है ये स्टेटमेंट, तो ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपका पूछा गया है करेक्ट वाला, ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं आएगा, ये करेक्ट यहाँ हम लोगों को मिल जाता है। पर इसके जो दो ऑप्शन रहते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं, इनका रेफरेंस कहाँ से है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ कमेटी फ्रॉम द राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर फ्रॉम, ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में इसमें कहीं बात ही नहीं हुई। आपका चेयरमैन जो होता है उसको अपॉइंट करता है, आपका स्पीकर अपॉइंट करता है, ये सब बातें हैं इसमें। कब ये एस्टेब्लिश हुआ ये है, तो ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो तीनों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट वन आपसे पूछा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। जो इनके टर्म होती है वो होती है 1 ईयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको चैप्टर रेफर करना है, सुप्रीम कोर्ट। और जिनके पास 6th एडिशन है वो चैप्टर करेंगे अपना 26, उसका पेज नंबर 2। प्लस जो और ऑप्शन के लिए है, जैसे आपका हाई कोर्ट वाला है, ये ऑप्शन हो गया। और 26.2 वाला सेम पेज का आपका सुप्रीम कोर्ट वाला, ये चीज यहाँ आपको मिलेगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है फॉर बीइंग ए जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले तो सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए वो कितने साल तक, 5 साल तक, ठीक है। दूसरा, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट मानो कितने साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। थर्ड है, ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपका हाई कोर्ट वाले में ये पॉइंट आपका हट जाता है, और कुछ ये लिमिट्स है 5 ईयर 10 और 10 ईयर वाली ये चेंज हो जाती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वाले जो जज हैं वो प्रेसिडेंट की नजरों में अगर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हुए तो भी वो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है करेक्ट कि कौन बन सकता है, तो वो हो गया आपका डायरेक्टली सी ऑप्शन। और अगर देखोगे तो उसमें ये जो आपकी टर्म्स है ये गलत दी हुई है, ये आपकी टर्म्स होंगी। तीसरा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, on the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social and economical life, we will have inequality. ये आपका स्टेटमेंट किसने बोला, तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसका आपका पेज नंबर है 48, चैप्टर है आपका थर्ड। इसमें आपको रेफरेंस के लिए मिलेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात हुई है। उन्होंने कंक्लूडिंग स्पीच में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के में उन्होंने ये सब चीजें बोली हैं। ऑन द 26 जनवरी वी आर गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन। आप देखोगे एक भी वर्ड का चेंज यहाँ नहीं मिला है, डायरेक्ट आपको पैराग्राफ उठाकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर में दे दिया। नेक्स्ट चलो उसके बाद देखते हैं, who among the following fixes the date of election of speaker of Lok Sabha? लोकसभा के स्पीकर की इलेक्शन डेट कौन फिक्स करता है, तो ये है आपका पार्लियामेंट का चैप्टर, पेज नंबर 22.8। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पर चलते हैं, Which of the following statement about personal liberty is not correct? फिर से आपका कीवर्ड आ गया, इतने क्वेश्चन पूछ लिए, नोट करेक्ट वाले आपके 6 से 7 पूछ लिए, ठीक है। तो नोट को आपको मार्क करना है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, स्टेट डजंट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रेशनल बेसिस। पढ़ने में भी जनरल से स्टेटमेंट लगी है, कुछ भी इसमें गलत नहीं लगा कि हाँ भाई रूल के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें कर सकते हैं। दूसरा, बेसिस ऑफ डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये बात भी ठीक है भाई। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल राइट ऑफ हेबस कॉर्पस। अरे ये सब कुछ पर्सनल लिबर्टी और राइट्स जो आपके हैं उनको सिक्योर करने के लिए ही तो आर्टिकल 332 है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला, जिसके अंदर आपके रिट्स इशू होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है।
उसके बाद जो यहाँ कीवर्ड है वो है आपका मेजोरिटी व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इसमें आपका ए के गोपालन केस के बारे में दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन अब अगर इसका रेफरेंस देखें, आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होना है, आंसर जो होना है वो है डी। आपका डी स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पेज नंबर 7.13 आपका फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में इसका रेफरेंस हम लोग देखते हैं। तो जो गोपालन केस है उसमें आपका आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। और उसमें आपका ऑप्शन में दिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो आपका आएगा मेनका केस में। 1978 का केस है, जिसने जो ए गोपालन वाली स्टेटमेंट थी, जो जजमेंट थी, उसको ओवररूल करते हुए एक वाइडर इंटरप्रिटेशन किया आपका आर्टिकल 21 का, जिसमें बोला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सब चीजें जब हम पॉलिटिकल लेक्चर्स पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। ये अभी आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पुट अप हुआ था। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट। फिर से आपका कीवर्ड नोट आ गया। चैप्टर है आपका डीपीएसपी वाला, पेज नंबर आपका 8.1। ये स्टेटमेंट आपको 8.7 पर मिलेगा और ये दोनों 8.3 पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका एक बार हम लोग रेफरेंस देख लेते हैं। दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक बात है। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट। ऑल इतना एक्सट्रीम आपका दे दिया, ऑन ऑल हो गया, ओनली हो गया, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है, ठीक है। फिर भी इसको एलिमिनेट तो करने की जरूरत नहीं थी, सबको ये चीज पता होनी चाहिए। 4-5 एवरग्रीन टॉपिक, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, ये तो आपको बहुत अच्छे से टिप्स पर होने चाहिए। तो जो आपका इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है आपका दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। हाँ, हमने देखा है कि टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड वाला हो गया आपका, ठीक है। ये इसके लिए डीपीएसपी हो गया। लीगली एनफोर्सिएबल नहीं कर सकते इनको, ये चीज हमने पढ़ ली। दे कैन बी रिलेटेड टू फ्री लीगल एड, अभी हमने देखा फ्री लीगल एड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल जो करेक्ट नहीं है प्रीएम्बल के रिगार्डिंग। इसमें थोड़ा सा चीजें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपका डायरेक्ट हम देखें तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये बोलता है कि प्रियम्बल में ओरिजिनली प्रेजेंट था। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, उसमें आपके कीवर्ड्स ऐड हुए सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो सेक्युलर वर्ड यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आंसर आपका ए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और आपका जो कंफ्यूजिंग चीज आती है, सेकंड वाला जो आपका है, द प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सोर्स आपको मिलेगा अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल में आपको मिलेगा basic elements or the fundamental features of the constitution as contained in preamble cannot be altered by amendment under article 368। तो इसमें लिखा गया है कि जो फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपके प्रियम्बल में है, बेसिक फीचर्स हैं, तो ये आपका करेक्ट है। फिर है बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी आपका यहाँ है नॉन जस्टिसिएबल है। इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब जो कंफ्यूजन आता है वो है फोर्थ स्टेटमेंट में, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। ये कीवर्ड जो आपका एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस होता है कि मोर देन एक चीज का, एक से ज्यादा, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन निकल सके किसी टर्म का। लेकिन इसमें जो आपका बनता है प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे बेरूबारी यूनियन केस के बाद इसका दिया है रेफरेंस।
where the terms used in any article, किसी भी आर्टिकल में अगर कोई टर्म है वो एम्बिग्यूअस है और कैपेबल है कि उनका मीनिंग एक से ज्यादा हो सकता है, तो उसमें जो कोर्ट्स क्या है वो असिस्टेंस ले सकते हैं. सम असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन may be taken from the objectives enshrined in preamble. तो प्रियम्बल में जो भी ये चीजें एनश्राइंड है, तो प्रियम्बल का ये अगर एम्बिग्यूअस हुआ कोई स्टेटमेंट तो प्रियम्बल का रेफरेंस लिया जा सकता है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि preamble cannot be considered as an aid to legal interpretation of the constitution, जहां आपकी लैंग्वेज एम्बिगुअस हो. तो ए और डी में से इसका ऑप्शन होना चाहिए. ए तो आपका फॉर सोर्स आउट आपका करेक्ट है, लेकिन फोर्थ वाले में भी कुछ कंफ्यूजन है. कुछ रेफरेंस हम लोगों ने इस चीज के देखे तो गूगल से आपका ये पता लगा कि प्रियम्बल टू द एक्ट कंटेन्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, जो अचीव करने हैं फोर फादर्स ने वो इसमें इंक्लूड किए थे. तो इसमें देयरफॉर इन केस ऑफ आपका रेफरेंस है, देयरफॉर इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी और कोई भी अनसर्टेनिटी होती है. एम्बिग्विटी मतलब एक से ज्यादा मीनिंग निकले उस चीज का, इंटरप्रेट कर सके उसको. तो द प्रियम्बल कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट एनी प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट यानी लॉ. ठीक है, जो हमने 2022 वाले में पढ़ा था कस्टमरी लॉज और सोर्स ऑफ लॉ वाले में. ठीक है, बट इसमें भी एक चीज बताई गई है कि ये रेफरेंस इसका कब नहीं ले सकते. द कोर्ट कैन नॉट हैव रिजोर्ट टू प्रियम्बल व्हेन द लैंग्वेज ऑफ लॉ इज क्लियर और अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस मतलब सिर्फ एक ही उसका मतलब निकलता हो, एक से ज्यादा उसको मतलब से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, वो चीज हो गई अनएम्बिगुअस. तो इसमें आपका डी वाले ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है. बाकी डिपेंड करता है यूपीएससी इसका क्या आंसर की देगा, जो ऑफिशियल रिलीज करेगा उसमें क्या आएगा आपका आंसर. वेट करते हैं उस चीज के लिए. चलो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इज नॉट करेक्ट. ये आपका डायरेक्टली ना आपको पॉलिटी में मिलेगा. ठीक है, पॉलिटी में आपको सिर्फ मेनका गांधी केस के बारे में थोड़ी सी एक चीज बता देते हैं, वहां चीजें खत्म हो जाती हैं. और इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उस चीज का नहीं है. ठीक है, डायरेक्ट गूगल सर्च करोगे तो ये आपके ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे. लेकिन जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो मेनका गांधी केस में आपको नहीं मिलेगा. राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डजंट इंक्लूड राइट टू डाई. किसी पर्सन के पास आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू डाई होता है. इसमें आपके जो जजमेंट है वो आए, आपका एक केस था रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसमें तो आपका जो रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सपोर्ट किया था जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है कि भाई जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है आपका राइट टू डाई भी. लेकिन उसके बाद जब ये इशू दोबारा से शुरू हुआ तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले जजमेंट में क्या हुआ, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द पी रतिनाम्स केस. जो इसमें बोला गया था कि हाँ राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी आता है, उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया. ठीक है, उस जजमेंट को नलीफाई कर दिया गया. इसमें बोला गया एंड हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डजंट इंक्लूड राइट टू डाई और राइट टू बी किल्ड. ठीक है, तो इसमें ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये चीज आई थी कि जो राइट टू लाइफ है उस आर्टिकल 21 के अंडर वो इंक्लूड नहीं करती अपने अंदर राइट टू डाई वाला. ठीक है, ये अगर आप लोग नहीं अटेम्प्ट करते तो बहुत अच्छी बात रहती, बिकॉज इतना ये हम लोग जब इसका सोर्स ढूंढ कर लाते हैं उसके बाद चीजें बताना आसान है. एग्जाम के प्रेशर में और इतना सारा पॉलिटी पढ़ने के बाद भी ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होता, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना, क्या बोलोगे उस चीज को, बेवकूफी. ठीक है, नहीं आता तो इसको स्किप करना था. बाई चांस आपने बहुत अच्छे से कहीं से पढ़ा है, लीगल टर्म से पढ़ा है ये चीजें, और फिर आप इसको अटेम्प्ट करते शॉर्ट शॉर्ट 100%, तो उसको बेवकूफी नहीं बोला जाता. ठीक है,
वो फिर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट एस्पिरेंट होते CAPF एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छी बात थी उसमें। ठीक है, बिकॉज आने के बाद सोर्स लाना थोड़ा सा इजी होता है, और जब एग्जाम प्रेशर होता है उस टाइम ये चीजें याद नहीं आती। ठीक है, यहाँ तक आपके 15 क्वेश्चन थे जो 2021 के CAPF एग्जाम में आए, वो हो गए आपके एंड। ठीक है, सबका हम लोगों ने सोर्सेज देखा। यहाँ आपका स्लाइड खत्म होती है, उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ठीक है, यहाँ तक आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब चीजें निकालने में देखो यार बहुत मेहनत लगती है, मानते हो ये चीज? एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए हम लोग उसका रेफरेंस निकाल कर लाते हैं, ताकि जब आप PYQ प्लस में पॉलिटी आपका पढ़ो तो आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रहे। आप ये अपनी बुक में मेंशन करो, ये सारी चीजें पेज वाइज आपको दिया हुआ है हर एक ऑप्शन का, तो आप जब उसको पढ़ो, रिवाइज करो, तो आपको वो सारी चीजें समझ आए कि कैसे चीजें होती हैं। उसके बाद यार आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, आपके जो भी सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ। हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके बारे में बताओ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, उसको यूज करो। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। 2022 हो गया, 2021 हो गया, नेक्स्ट आने वाला है 2020 वाला आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पॉलिटी सेक्शन। ऑल राइट।